दिया जाए कि ये समस्याएं जो हैं दूर हो सकती हैं। ये भी सरकार एक अच्छा उस तरीके से काम कर रही है, तभी हमने भी हिम्मत रखी है कि हमारी भी इन समस्याओं का निवारण होगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज। आज 100 दिन हो चुके हैं पूर्व सैनिकों के धरना प्रदर्शन का। लगातार 100 दिन से जंतर मंतर पे ओआरओपी को लेके, ओआरओपी में जो विसंगतियां हैं उसको लेके, उस भेदभाव को लेके पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं, देश भर से जंतर मंतर पे आ रहे हैं और अपनी हक की आवाज़, संदेश जो है सरकार तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सरकार है कि इनकी आवाज़ को सुनने को तैयार नहीं है। पूर्व सैनिक है, पीछे हटने को तैयार नहीं। इनका कहना, जब तक ओआरओपी 2 की मांगें हमारी पूरी नहीं हो जाती, हम जंतर मंतर से जाने वाले नहीं हैं। आज हमारे पूर्व सैनिक हमारे साथ खड़े हुए हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। आप साहब कहाँ से आए, आपका नाम क्या है? मैं एक्स नाइक प्रबोध कुमार हिमाचल प्रदेश से हूँ। अच्छा। और मैं एमए इंग्लिश बीएड एलएलबी हूँ जी। और मैं सेना से 2005 में रिटायर हुआ था। तो उस समय से, उससे भी पहले से ये सारी विसंगति जो है वो चल रही हैं। अच्छा। जिसके ऊपर किसी अफसर का या किसी कमेटी का ध्यान नहीं जाता है, जो कि अभी भी इस हमारे फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन द्वारा इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि सरकार इन पर सुनाई करेगी और ये सभी जो है विसंगतियां जो हैं वो दूर करेगी। इनमें सबसे पहले जो विसंगति है हमारी, जो अभी चल रही है ओआरओपी 2 की। तो ओआरओपी 2 में आपको पहले भी बहुत बार इसके बारे में अवगत करवाया गया है कि क्या क्या विसंगतियां हैं। जैसे जो अफसर और जवान जेसीओ में क्या क्या विसंगतियां हैं, जैसे कि अभी जवान हैं, जेसीओज हैं, उनको कहाँ तक कवर किया गया? जो ओआरओपी 2 में है उनको सिर्फ कवर किया गया है 2.6 के ऊपर, जबकि अफसर को 5 पॉइंट समथिंग के ऊपर फिक्स किया गया है। 5 इन द सेंस मैं इलेबोरेट कर रहा हूँ कि जो है 26% तक जो है जवानों को इस ओआरओपी में फायदा दिया गया है, जबकि अफसर्स को जो कर्नल रैंक से ऊपर हैं, उन कर्नल रैंक और उससे ऊपर हैं, उनको क्या है 50% से ऊपर ये सब जो है बेनिफिट दिए गए हैं, जो कि ये सरोसर विसंगतियाँ हैं जवानों के साथ में। और इसके अलावा ईसीएचएस में या हमारे कैंटीन में भी कुछ इन चीज़ों को जो है वो दूर करने की, विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता है। जैसे कि आपने देहरादून का मुद्दा भी देखा था, उसमें भी क्या हुआ और क्या नहीं हुआ वो सभी को अवगत करवाया गया है। और इसके ऊपर भी नेशनल लेवल के ऊपर भी इन चीज़ों को कवर किया जा रहा है। तो मेरा सरकार से आह्वान है, आग्रह भी है कि इन विसंगतियों पर जरूर ध्यान दें। और इसके अलावा हमारी क्या है कि एक एमएसपी है, मिलिट्री सर्विस पे, जिसको बोलते हैं जोखिम भत्ता। तो जोखिम भत्ता जो है वो एक सेना में जो एक कम्बैट सैनिक हैं उनके लिए ही लागू है। जैसे कि ये सब चीज़ें जो हैं वो जो रिस्क जो है सबसे ज़्यादा कौन लेता है? जवान लेते हैं। तो जवान रिस्क लेते हैं क्योंकि फॉरवर्ड में वही काम करते हैं। आपको भी पता है, सभी जवानों को भी पता है कि फॉरवर्ड में कौन काम करता है। आगे जो है वो चौकी पोस्टों के ऊपर भी जवान ही इन सभी क्या है परेशानियों को झेलता है। जैसे कि क्या है, आप एक JNK में ले लो, वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मिलिटेंसी की प्रॉब्लम्स है, उसमें भी जवान जो है सबसे आगे छाती तान के 56 इंच का सीना जो है वो खोल के आगे बढ़ता है। आपके ऑर्डरों को प्रैक्टिकल में और जो भाई साहब बता रहे हैं वो अमल में लाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, और इसके अलावा जो है आपको पता है द्रास सेक्टर है, ग्लेशियर है, उनमें भी ये जवान जो है अपनी सेवाएं एक तन मन धन से देते हैं। और इसी प्रकार से वो क्या है, उनका एक ही मकसद होता है कि आखिरी गोली आखिरी दम तक अपने मोर्चे को नहीं छोड़ना है। उसी तरह से यहाँ भी जो धरना दिया जा रहा है
यहाँ भी वही चीज बताई जाती है कि आखिरी गोली आखिरी दम तक जैसे सेना में है कि मोर्चा नहीं छोड़ा जाता है, उसी प्रकार से यहाँ भी जंतर मंतर पे जो है ये छोड़ा नहीं जाएगा जब तक इन विसंगतियों को दूर नहीं किया जाता। तो इसमें विसंगतियाँ आपको मालूम ही है। सबसे पहले क्या विसंगति थी एमएसपी में, जो कि इवन कम्बैट भी नहीं है, उनको भी ये बता दिया जाता है, जो कि एक जवान जो सबसे जोखिम भरे काम करते हैं उनके लिए एक क्या है अनसुनी की जाती है और इग्नोर किया जाता है। जैसे कि ऑफिसर रैंक के आदमी भी हैं, वो भी एक मैट्रिक +2 करके ही आगे कार्रवाई मतलब अफसर बनते हैं। उसी तरीके से जवान भी उनसे भी काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो कि आज सिविल में भी एक HAS लेवल में IAS लेवल में जज बने हुए हैं और एडवोकेट हैं। वो क्या पढ़े लिखे थे तभी बने ना, काबिलियत है उनमें भी, सोचने समझने की शक्ति भी है उनमें। तो कहने का मतलब इतना मूर्ख ना समझा जाए जवानों को भी कि वो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं। ये तो वही बात हुई कि जैसे अंग्रेजों ब्रिटिश काल में क्या होता था कि एक जो IAS बनने वाला एक नागरिक होता था उसको क्या है क्लर्क बनाया जाता था। उसी प्रकार से एक आर्मी में भी ऐसा ही है कि जिसकी काबिलियत होती है एक IAS बनने की, उसको क्या है एक सैनिक बड़ी मुश्किल से बनाया जाता है उसको। जबकि मैं कहने का मतलब ये है सर, जो है वो आरोपी 2 की विसंगतियों को पैदा किसने करा? हाँ, तो जैसे आपका क्वेश्चन है कि OROP की विसंगतियों को पैदा किसने किया, तो वो पैदा करने वाले भी हमारे अफसर ही हैं जो कि इस कमेटी में होते हैं। जवान या JCOs कभी भी इस कमेटी में उनको पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाता है, ना ही उनको पूछा जाता, समस्याओं को पूछा जाता है। तो कि हमारी मांग ये है कि जो भी कमेटी बनती है या फ्रेम होती है सरकार की तरफ से, उसमें जवान और JCO का जो है पार्टिसिपेशन होना बहुत ही जरूरी है और होना भी चाहिए, ताकि सरकार को भी इन परेशानियों का पता लग सके। मैं ये कह रहा हूँ अभी तक जो अफसरों ने अपनी ही बात करी क्या सरकार से, क्यों उन्हीं की सुनी गई? परसेंटेज उन्हीं की ज़्यादा है, पूर्व सैनिकों को क्यों नहीं सुनी जा रही? 102 दिनों से 3 दिनों से बैठे हुए हैं, 20 फरवरी से लेके आज तक जो है जंतर मंतर पे पूर्व सैनिक बैठे हुए, ना तो सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन आया, ना तो इनको कोई बुलाया यहाँ से। मतलब ऐसा क्यों पूर्व सैनिकों को ऐसा नज़रअंदाज किया जा रहा है? हाँ, तो इसमें सबसे पहली ये बात है कि इन बातों को हमारा सरकार से भी अगर है कि जवानों की इन समस्याओं को या रिटायर्ड या सर्विंग सभी की इन समस्याओं को सुना जाए। और हम आग्रह करते हैं कि यहाँ पे भी जो जंतर मंतर में 102 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको भी इनकी वो आश्वासन दिया जाए कि ये समस्याएं जो हैं दूर हो सकती हैं। ये भी सरकार एक अच्छा उस तरीके से काम कर रही है, तभी हमने भी हिम्मत रखी है कि हमारी भी इन समस्याओं का निवारण होगा। आप सुन रहे हैं, पूर्व सैनिक को उम्मीद है कि हम धैर्य पूर्व बैठे रहेंगे और सरकार हमारी बातों को सुनेगी। सरकार को सुननी भी चाहिए इनकी बातें, इनकी जो विसंगतियां वो जेन्युइन है, इनकी मांगें जेन्युइन है। अफसर को ज़्यादा क्यों? अफसर जो AC के अंदर बैठा रहता है और वो सेना जो है बॉर्डर पे अपनी जान माल, ठंडी गर्मी बरसात, और उसके लिए कितना रिस्क होता है, उसकी जान माल की कितना रिस्क होता है। अपना घर परिवार छोड़ के वो बॉर्डर पे लड़ता है और जो है अफसर जो है AC रूम में बैठ के अपनी डिक्टर साहिब ऑर्डर देता है और उसको ज़्यादा और सेना को कम। इस विसंगतियों को पूरा करें। आपको क्या लगता है? इनकी मांगें अगर जायज़ हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।